नुक्कड़ सभा में आपका फिर से स्वागत है और इस सिलसिले को हम एक बार फिर बढ़ाते हैं। सर, बहुत सारे लोगों ने यहाँ दिक्कतें बताई हैं जी। नाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी। फैक्ट्रियाँ हैं, रोजगार नहीं है, कॉलेज है, लेकिन स्थानीय लोगों को एडमिशन नहीं मिलता। आपको क्या लगता है और कौन सी यहाँ नहीं, ये सत्ता है जी। सबसे बड़ी बात ये है कि मान लिया यहाँ पर जैसे उद्योग आया, इंडस्ट्री आई, इसका प्रथमतः सबसे पहले लाभ जो है यहाँ के बेरोजगार युवाओं को मिलना चाहिए था, जो कि बाहर के आदमी जो है यहाँ पर रोजगार कर रहे। जिन जमीन से इनका गुजारा होता था, जमीन इंडस्ट्री में चली गई और बच्चों को रोजगार करने के लिए फैक्ट्री एकमात्र सहारा था, लेकिन वो रोजगार भी इनके पास नहीं है। अच्छा जी, एक यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, इंडस्ट्री होने के नाते, राजधानी के नज़दीक होने के नाते, अगर मान लिया आप डोई वाले क्षेत्र में चले जाओ, आपको विकास नज़र आएगा। आपको दिखाई देगा कि जैसे आप दिल्ली से भी अच्छी जगह पे घूम रहे, अभी आप सेलाकुई एरिया में आ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जैसे कि आप जो है आजमगढ़ में घूम रहे हैं। तो ये जो है सब विकास की कमी है। तो मैं ये कहूँगा विकास जो है यहाँ पर बराबर होना चाहिए और गुण दोष के आधार पर होना चाहिए। जहाँ विकास की जरूरत है वो यहाँ होना चाहिए। तो मतलब ये है कि विकास कार्य की ठीक प्रकार से समीक्षा हो और जो भी मान लिया विकास कार्य कराने वाले हैं या जो उन काम को कर रहे हैं उसकी ठीक प्रकार से पुष्टि होनी चाहिए, ठीक से समय से विकास हो और वो सबको विश्वास में लेकर के विकास हो। एक यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगार होने की वजह से जो युवा वर्ग एक परिवार का भी सहारा है, देश का भी सहारा है, अगर वो युवा ही खराब हो जाएगा तो समझ लो देश और क्षेत्र दोनों खराब हो जाएंगे। आज का यहाँ पर 90% युवा जमीन जो है सारी इंडस्ट्री में चली गई, रोजगार उसके पास है नहीं, एक नशे की लत में हो। जब रोजगार नहीं होगा, अनाप शनाप वो कार्य करेगा। सरकार को इस तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो लोग नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं उन पर भी तेजी से अंकुश लगाया जाना चाहिए और पुलिस को भी इसके लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। आपके पास बाबूजी एक बार फिर से लौटेंगे कि कितना दुख है यहाँ की जनता में कि राजधानी देहरादून के पास होते हुए भी विकास नहीं है। तुलना की जा रही है आजमगढ़ से, यानी राजधानी देहरादून के पास ये इलाका है और विकास 0/0। सर, आपसे भी बात करेंगे। बहुत सारी यहाँ दिक्कतें आपने सुनी होंगी, आपको क्या लगता है कि आपके सामने कौन सी ऐसी वो प्रॉब्लम हर दिन है जो आप झेलते हैं? एक तो यही है कि 4-5 सालों से यहाँ पानी का बांध जो है वो सब गाँव को, खेतों को, सबको, पब्लिक को नुकसान दे रहा है। उसमें जो है मिल के लोग भी सहयोग कर रहे हैं और शहीदा प्रधान जी ने भी करा है बहुत, लेकिन वो बार बार टूटता जा रहा है। उसकी ज़रूरी SDM भी आना चाहिए डैम वहाँ पे, और उसके आने के बावजूद उसके ज़रूरी है कि खेतों को भी नुकसान जा रहा है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो उसका बांध बहुत ज़रूरी है। बहुत मतलब बांध जो बनना उसका बहुत जरूरी, क्योंकि पानी जो है गांव के अंदर आता है पानी, और खेतों का नुकसान अलग से हो रहा, पब्लिक का नुकसान अलग से हो रहा, माल का, जान का, वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है ये सभी जो ये नशा वगैरह भी कर रहे हैं लड़के, इन पे भी पाबंदी होनी चाहिए, थोड़ा पुलिस पे भी सख्ती होनी चाहिए। इस हिसाब से ये विचार है हमारे तो कि अपने गांव में मतलब संतुष्टि रहनी चाहिए। वैसे यहाँ से पहले से ही ठीक था, लेकिन अब थोड़ा गड़बड़ हुआ, वो सुधार हो जाना चाहिए। तो यहाँ जो सबसे बड़ी जो समस्या बताई गई है वो एक छोटे से नाले की है जिसका पानी ब्लॉक हो चुका है और वो पानी किसानों की जमीन को तहस नहस कर देता है, घरों को तहस नहस कर देता है जब बरसात में पानी आता है। बाबूजी, आप बुजुर्ग हैं, तमाम तस्वीर आपने देखी होगी। जब उत्तराखंड बना आप खुश हुए होंगे कि बहुत विकास होगा, राजधानी देहरादून आपके बराबर में है। क्या लगता है आपको विकास हो पाया है? जी ना जी, कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं हो ना, कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कोई विकास हो पाया है? नहीं जी, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ इतना जरूर हुआ है, जैसे इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री में जो अच्छे पोस्ट हैं, सुपरवाइजर है या ऑफिस में बैठने वाला है, फैक्ट्री की तरफ से जिनकी नौकरी है, वो सब लड़के बाहर के हैं। सब लड़के फैक्ट्री वाले बाहर से ही लाते हैं, यहाँ के लोकल लड़कों को नहीं। चुनाव के दौरान तो नेता वादा करते होंगे आपसे कि हम आपके बच्चों का रोजगार भी लगवा देंगे, सड़कें, बिजली, पानी भी ठीक करा देंगे। सब वादे होते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है। आज तक कोई यहाँ विधायक नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब ये जो विधायक है सहदेव, लोकल विधायक है यहाँ के, वो अगर कोई दिक्कत आती है तो वो गाँव में आते हैं, पूछ लेते हैं कोई बात है, लेकिन वो सरकार नहीं है, वो ज्यादा कहाँ से कर देंगे इतना। बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि चुनाव के दौरान तो वादा करते हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, जीत करके आए हैं, कोई समस्या आपने हल करने की कोशिश की है, लगातार इनसे संपर्क करने की?
हमने पब्लिक के साथ में वादे भी करे थे और बहुत वादे करे। अब कोशिश यही है रात दिन जो वादे करे वो पब्लिक के सामने हम पूरे कर सकें। लेकिन जहाँ भी ऑफिस में जाते हैं महीने में 15 दिन तो छुट्टियाँ ही रहती हैं। कभी आज एक अधिकारी नहीं आया, कल वो अधिकारी नहीं आया। अधिकारी का कोई टाइम नहीं है। घर से काम छोड़ दो, तेल फूको, सब कुछ करो, लेकिन अधिकारी कोई भी अपने टाइम पे ऑफिस में नहीं मिलता है कि आज तो मैं वहाँ जा रहा, आज मुझे बच्चों को लेके जाना है, आज ये करना है, कल आइयो परसों आइयो। ऐसे ही मतलब अगर एक काम के लिए 10 बार जाएंगे तो इससे बेहतर तो यह है अपना काम हम खुद ही करें। अधिकारियों के पीछे घूमना उससे ज़्यादा तो हमारा तेल का टाइम का नाश करा देते हैं। कोई अधिकारी टाइम पे काम करने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? हॉस्पिटल है कोई? रामपुर में सर पहली बात तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। और पास में एक हॉस्पिटल है, उसमें कभी कोई रात को मिलता नहीं। रात की जो सुविधा होती है सर उसमें बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं है। मतलब रात को अगर किसी को परेशानी हो जाए, तकलीफ हो जाए तो डॉक्टर नहीं मिलता वहाँ पर। और रात को जैसे है कि ऐसे भटक भुटक के अपने आ जाते हैं बेचारे तकलीफ में, या तो आदमी मरी जाता है या फिर अपने परेशान होकर रात ऐसे ही गुजारता है। रात की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। छोटा सा हॉस्पिटल है, डॉक्टर है नहीं। सरकारी हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं है उसमें अगर मिलता भी है कोई तो उनके नौकर चेले मिलते हैं और वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब है ही नहीं यहाँ पर। या वहाँ दवाई कौन देता है? कोई सर उनके जो ट्रीटमेंट है वो जो होते हैं वो थोड़ी बहुत ही दवाई दे देते हैं और उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं। वो तो दवाई नुकसान करती होगी, मरीज तो और बीमार हो जाता होगा। जी सर, एक्चुअली ऐसे ही हो सकता है बीमारी, क्योंकि उनको कुछ नॉलेज नहीं है सर। डॉक्टर को नॉलेज होती है, वो डॉक्टर वहाँ पर है नहीं, तो इसी वजह से वो जो खुराक हैं जो भी दवाई देते हैं उससे या तो शरीर को कुछ हानिकारक होते हैं या उसकी वजह से तकलीफ होती है और तकलीफ परेशानी बढ़ जाती है। आपके इलाके में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसा इन्होंने बताया कि छोटा सा एक हॉस्पिटल है सरकारी, लेकिन डॉक्टर नहीं है। हाँ, यहाँ पर हॉस्पिटल है लेकिन वो भी हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर है, 4-5 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ पे जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं कि मतलब दिन में भी डॉक्टर वहाँ पे टाइम पे मिल जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर या 30 किलोमीटर दूर 2 हॉस्पिटल है, फिर वहीं पर जाना पड़ता है। स्कूल है यहाँ सरकारी, मास्टर आते हैं, उनमें बच्चे पढ़ने जाते हैं। हाँ, वहाँ पे मास्टर कुछ नहीं है। वहाँ भी सबसे बड़ी समस्या है, 4-5 मास्टर हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। 8-10 क्लास मेरे ख्याल से चल रही है वहाँ पे, तो इसलिए वो भी उनको 480 के आसपास बच्चे हैं वहाँ पे। उनकी भी पढ़ाई सढ़ाई कोई ढंग से नहीं हो रही। ना यहाँ पर हमारी ग्राम सभा में ना कोई खेल का ग्राउंड है, ना कुछ है। बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल है एक छोटा सा सरकारी, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। मरीज वहाँ जाते हैं, चक्कर लगा के वापस लौट आते हैं और बहुत दूर यानी देहरादून उनको जाना पड़ता है। जी कुछ कहना चाहें? सर एक दूसरी बात प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 108 की, जैसे कि यहाँ कोई एक्सीडेंट होता है, मरीज तड़पता रहता है, हम यहाँ से फ़ोन मिलाते हैं, अभी यहाँ पर 108 नहीं है, अभी वो ख़राब होगी रास्ते में। मतलब ये सबसे बड़ी परेशानी हो रखी है सर। जबकि 108 तो तुरंत पहुँचता है सर। आधे घंटे में 1 घंटे में इतने मरीज मर जाए या कुछ है सर। मैंने 3-4 दिन पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था सर मेरी दुकान के सामने, शॉप के सामने, और वहाँ पर मैंने फ़ोन किया, मगर जी 108, तो उन्होंने बोला कि अभी लाइन पे रहो, अभी 108 देहरादून से आएगी। उनके पास कोई तेल ही नहीं था, कुछ भी नहीं था सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सर ये। अभी जैसा ये बता रहे हैं कि फ़ोन किया जाता है कोई एक्सीडेंट, क्योंकि रोड के पास ये आपका इलाका है और जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट भी यहाँ होते रहते होंगे, तो आप फ़ोन करते हैं लेकिन वहाँ कहते हैं कि गाड़ी नहीं है। तो गाड़ी आनी चाहिए, तुरंत आनी चाहिए गाड़ी जो है, और गाड़ी घंटों घंटों नहीं आती, तो ये इंतजाम होना बहुत ज़रूरी है। अब अभी एक एक्सीडेंट हुआ, देखा घंटों के बाद ही कह रहे तेल नहीं है, डीजल नहीं है इन पर, तो 1 घंटे के बाद ही गाड़ी पहुंची, तो मरीज को कुछ नहीं अपने हाथी में डाल के ले गए यहाँ से। तो ये इन पर सख्ती होनी चाहिए कि मतलब तुरंत फोन करा और गाड़ी पहुँचनी चाहिए। सर कोई सुनने वाला नहीं है, जिस तरह से यहाँ लोग बता रहे हैं कि हालात बेहद बद से बदतर है। कोई एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल फ़ोन किया जाता है, गाड़ी मंगवाई जाती है, गाड़ी अवेलेबल नहीं होती, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली यहाँ नहीं है। तो किस तरह से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? बहुत सारी परेशानी आपकी। बस वो तो ऐसा है जी, मान लिया कि सरकार की जो फैसिलिटी है, जो संपूर्ण फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए वो किसी को भी नहीं मिल रही। अगर मान लिया फैसिलिटी होगी वो मुझे भी मिलेगी, आपको भी मिलेंगी, इनको भी मिलेंगी, तो यहाँ पर किसी को भी नहीं है। और ये तो बिल्कुल सत्यता है पूरे देश की हो चुकी कि जितना भी अधिकारी वर्ग है, नेता को सिर्फ वोट चाहिए, उसका नाता जनता से सिर्फ वोट तक है। वो वोट लेकर के गया, जीत करके गया, जनता से उसका कोई मतलब नहीं। अधिकारी को आप चाहते हैं या तो ऊंची अप्रोच वाला हो, या वो बहुत बड़ा नेता हो, या वो जो है पिछली खिड़की से पैसा देना जानता हो। उसका काम अधिकारी को एक आदत पड़ चुकी, चूंकि आज अधिकारी को भी पूरा पता है तेरा कुछ कर तो कुछ सकता नहीं। अगर मान लिया मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ, किसी इंजीनियर के खिलाफ अगर मैं कहीं एप्लीकेशन लेकर के भी जाऊं, मेरी बातों को वहीं कोई सुनने वाला नहीं।
सच्चाई तो यह है कि आज नेताओं में जनता का विश्वास भी होना कम हो चुका, इसीलिए क्योंकि नेता चुनाव के समय वादे बहुत करे, काम वो उसका जो है 5% भी नहीं करता। सरकार की तरफ से मैं कहूँगा, सरकार की तरफ से पैसे की कमी नहीं है। जो भ्रष्ट नेता है, जो भ्रष्ट राजनीति है और भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो दोनों लोग मिलकर के पूरे पैसे को निकल जाएं। वो स्वास्थ्य विभाग का हो, वो PWD विभाग का हो, वो निर्माण विभाग का हो, तो सारे को हालात जो है यही हैं। तो मेरी तो यही है। अभी कितनी आबादी लगती नहीं, इलाके में ग्राम पंचायत में यहाँ पर तकरीबन 10,000 के करीब आबादी है। और आप ये देख लो कि अगर मान लिया बाहर के किसी आप प्रदेश में चले जाएं, 10,000 की आबादी पे तो इतनी बड़ी फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा। और ये भी मैं आपको बताऊं, अभी जो भैया ने बताया, मान लिया यहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और बहुत लंबा चौड़ा ये एरिया है। और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जो MBBS जो वहाँ पर सर्जन है वो इतने निपुण नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कोई तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन देगा, होना जाना तो कुछ है नहीं, इसलिए जो तुम कर रहे कोई बात नहीं है, फर्क उनके ऊपर कुछ पड़ता नहीं। क्योंकि जैसी अभी भैया ने बोली, मैंने बोली या पूरी जनता ने बोली, ऐसी एप्लीकेशनों की तो एक आदत पड़ गई, इधर से लोगों ने लिख कर दे दी, वो उधर दूसरी तरफ फाड़ कर घेर देते हैं। तो आज जनता के पास तो ये भी विकल्प नहीं। अगर कहीं मान लिया गुण दोष के आधार पर कोई काम हो रहा, तो हम उसकी शिकायत किसको जा करके करें कि जो उस पर तुरंत एक्शन लेगा? तो मैं तो ये कहूँगा, हाँ बिल्कुल लाचार हैं एकदम। सरकार को अधिकारियों पे पूरा अंकुश रखना चाहिए, और जो अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं करता, जनता की भावनाओं पे खरा नहीं उतरता, उसकी जांच करके जो है उसे तुरंत निलंबित करिए। उस आदमी को क्यों सरकार 1 लाख रुपए 50-50 हजार रुपए तनख्वाह के दे रही, जब वो उसके लायक ही नहीं है? वो तो वादा करके आया था कि मैं इस काम को जो है संपूर्ण करूंगा। अगर वो खरा नहीं उतरता, ये निगरानी सरकार का काम है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो ये चीज़ें रुक जाएंगी। और मान लिया बोलते रहे, अखबार वाले ने छाप दी अंकुश, उस पर कुछ नहीं लगेगा तो और ज़्यादा बढ़ेगा। जनता तो एक दिन फिर बेचारी अपने घर में बैठ जाएगी, बस सुनने वाला तो कोई है ही नहीं, तो हम जाएं भी तो जाएं कहाँ? अभी देखो, एक लड़के ने अभी एक बात बोली, इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बोल रहे पूरे विश्व में भारत में सबसे बड़ी आबादी एक युवा वर्ग की है, और पूरा देश चिल्ला रहा कि नशे की प्रवृत्ति पूरे युवा को खराब कर रही है। मान लिया मैं एक बाप हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा रात को शराब के नशे में उथल पुथल होकर के आए, तो मैं सारी रात नहीं सो सकता उसकी हालात को देख करके, क्योंकि कल मुझे पता है मेरा बेटा तो नाश कर देगा। तो सभी सरकारों को, सभी अधिकारियों को मैं ये कह रहा कि नशेखोरी की ये बातें, ये चीज़ें जहाँ से भी चलती हैं, जो लोग इन कारोबार में जुड़े हुए हैं, जो लोग इनको करवाने में मदद करते हैं, क्यों नहीं उस पर कड़े से कड़ा अंकुश लगाते? लाओ, अभी मैं आपको साथ लेकर के SO के पास चलता हूँ, फिर मैं CO के पास चलूँ और मैं आपके सामने एप्लीकेशन दूँ, मेरे पीछे खड़ा हो जाना। ये जो है जी 4 आदमी गलत काम कर रहे, आप देख लेना इनकी कितनी पकड़ धकड़ होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तक शासन प्रशासन पूरी ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने काम को नहीं निभाएगा, तो जब तक ये पूर्ति होने वाली है। नुक्कड़ सभा में हम जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि शासन और प्रशासन और राज्य सरकारों की आंखें खुल सकें। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, और अगली नुक्कड़ सभा में एक बार फिर से होगी मुलाकात। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ राव शफात अली, श्री न्यूज़, देहरादून।